आज हम लोग वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन में चर्चा करेंगे अपर हाउस और लोअर हाउस में कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे बीच में प्रश्न किए थे कि सर अपर हाउस सुपीरियर है या लोअर हाउस। तो मुझे लगा कि इस पर थोड़ी सी चर्चा होनी चाहिए। ऐसा है, आप सबको ज्ञात हो चुका है कि किसी भी देश का जहां लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था है, वहां पर जो संसद है यानी पार्लियामेंट, वह सबसे बड़ी इकाई, वैधानिक इकाई है, यानी कि विधान बनाने की सबसे बड़ी शक्ति पार्लियामेंट को है। उसी प्रकार से अपने देश भारत में भी है। तो भारत में पार्लियामेंट को हम दो भागों में बांट करके अध्ययन करते हैं। ये दोनों ही, यानी इसके जो दो हाउस हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस, ये दोनों हाउस मिलकर विधान बनाता है, नियम बनाता है और गवर्नमेंट उसको इंप्लीमेंट करती है, एग्जीक्यूटिव बॉडी इंप्लीमेंट करती है। तो प्रश्न है कि अपर हाउस सुपीरियर है या लोअर हाउस सुपीरियर है। प्रायः कई बच्चों के मन में इस प्रकार की जिज्ञासा रहती है कि दोनों में कौन सुपीरियर है, कौन ज्यादा पावरफुल है। तो यदि एक वाक्य में कहना रहेगा तो हम लोग स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे कि दोनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है, महत्व है, किंतु किस किस क्षेत्र में किस प्रकार का अधिकार किनको अधिक है, कम है, इसको हम लोग अवलोकन कर सकते हैं। अब जैसे अपर हाउस है, एक साइड कर दिया मैंने, लोअर हाउस सामने में। सबसे पहले कि ये जो लोअर हाउस है, इसके जो मेंबर होते हैं, लोअर हाउस को आप लोग जानते हैं, लोकसभा के रूप में जानते हैं। इसके मेंबर जो होते हैं ये डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, यानी कि भारत का वे सभी नागरिक जो कम से कम 18 वर्ष की अवस्था को प्राप्त कर चुका होता है, वोटर लिस्ट में उसका नाम होता है, ऐसे व्यक्ति लोग लोअर हाउस के मेंबर को इलेक्ट करते हैं। क्लियर? किंतु अपर हाउस में ऐसी बात नहीं है। अपर हाउस में ये सारे मेंबर इलेक्ट नहीं करते हैं। मैंने पिछले दिन चर्चा की थी कि अपर हाउस के मेंबर का कैसे सिलेक्शन होता है, मतलब इलेक्शन होता है। तो उसमें मैंने स्पष्ट किया था कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से, डायरेक्ट जनता के द्वारा नहीं, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का, यानी अपर हाउस के सदस्यों का इलेक्शन होता है, चुनाव होता है। इस ख्याल से यदि हम देखें तो लगता है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि इसमें डायरेक्टली सभी नागरिक जो 18 वर्ष के हैं, भारत के नागरिक हैं, वो इन्वॉल्व नहीं है, डायरेक्टली इसको वोट नहीं कर सकते हैं। दे आर नॉट इंटाइटल्ड टू इलेक्ट टू द मेंबर ऑफ अपर हाउस। They all people of this country who are at least 18 years old, they elect to their representatives, and all representatives elect the member of upper house. इस सेंस से यदि देखें तो लगता है कि ये 18 वर्ष की अवस्था वाले जो व्यक्ति है, कम से कम ये डायरेक्ट इसमें चुनाव नहीं करते हैं। ये इसके मेंबर जो होते हैं, यानी राज्य विधान मंडल, याद रखेंगे हमने शॉर्ट में लिखा है स्टेट
लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रत्येक राज्य में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसके जो मेंबर होते हैं उसका चुनाव जनता के द्वारा होता है। जो भारत का नागरिक है, कम से कम 18 वर्ष की अवस्था प्राप्त कर लिया है अपने अपने राज्य में, उसके मेंबर का चुनाव होता है। ऐसे मेंबर क्या करते हैं, तो इसके अपर हाउस के मेंबर का इलेक्शन करते हैं, चुनाव करते हैं। तो इस ख्याल से यदि हम देखें तो लगता है कि यहां पर ये ज्यादा वैल्यूएबल है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए अब इसमें दूसरी बात यह है, कुछ लोगों के, कुछ बच्चों के मन में विचार इस प्रकार का आता है, वो अपर है, उच्च सदन है, निम्न सदन है। यहां भी मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यह जो गवर्नमेंट की जो ये बड़ी है राज्यसभा, राज्यसभा परमानेंट बड़ी है, जबकि लोकसभा जो है वो नॉन परमानेंट हाउस है। क्यों? इसलिए कि प्रत्येक 5 वर्ष पर ये जो लोकसभा है यानी लोअर हाउस, ये डिसॉल्व होता है, भंग होता है, और फिर नए सिरे से उसका गठन होता है, चुनाव होता है। तो इसका कार्यकाल सामान्यतया 5 वर्षों का होता है, फिर नए सिरे से चुनाव होता है, फिर कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। तो ये देखा मैंने, यानी आप लोग देख रहे हैं, किंतु ये जो है यानी कि प्रत्येक 5 वर्षों पर सामान्यतया लोकसभा भंग हो जाता है, यानी कि इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। किंतु राज्यसभा का कार्यकाल हम 6 वर्ष नहीं कहेंगे, 5 वर्ष नहीं कहेंगे, बल्कि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी इसको भंग नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि यह परमानेंट बॉडी है। क्या है? यह अस्थाई सदन है, परमानेंट हाउस है, ठीक है ना, परमानेंट हाउस है। इट कैनॉट बी डिसॉल्व, इसे भंग नहीं किया जा सकता, अभी तो इसको भंग भी किया जा सकता है। इस ख्याल से भी देखें तो लगता है ये श्रेष्ठतर है। आप तो चिंता नहीं करेंगे, अभी मैंने राज्यसभा को फोकस किया है, फिर लोकसभा को भी करूंगा, घबराइए नहीं। अब क्या है कि 5 साल तो मैंने कह दिया, किंतु परिस्थिति ऐसी आती है कि बीच में भी ये भंग हो जाता है, ये लोकसभा भंग हो जाती है, यानी 5 साल तो इसका कार्यकाल है ही, किंतु उससे पहले भी वो भंग हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब सरकार अल्पमत में आ जाती है, जब सरकार अल्पमत में आ जाती है तो वैसी स्थिति में लोकसभा भंग हो जाता है, यानी 5 साल से पहले भी उसे भंग किया जा सकता है। यहां क्या है कि भंग किया ही नहीं जा सकता है, ज्यादा फेथफुल लगता है। इसलिए कुछ लोग राज्यसभा को भी कभी कभी ज्यादा सुपीरियर मान लेते हैं। मैंने यहां भी कहा है, प्रूफ किया, दूसरे पॉइंट में भी प्रूफ किया है, किंतु यहां आपने देखा इस ख्याल से लगता है कि यहां कमजोर पड़ रहा है, फिर यहां पर देखा कि वास्तव में और भी कमजोर है, यह नॉन परमानेंट हाउस है। चिंता मत कीजिए, आगे देखिए। फिर है इट हैज नॉट मोर देन 250 मेंबर्स, यानी अपर हाउस में 250 से अधिक मेंबर हो ही नहीं सकता, किंतु लोकसभा के जो सदस्यों की जो संख्या है, उसका जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो कैपेसिटी है, वो 552
तक हो सकता है। तो इस ख्याल से यदि हम देखें तो लगता है कि भाई मेजोरिटी तो इसी को है, इसीलिए यहां पर लोकसभा का लगता है कि इंपॉर्टेंस ज्यादा है। क्लियर है? इसलिए कि इसमें 250 मेंबर ही घुस सकते हैं अधिकतम, और इसमें 552 यानी दुगुना से भी ज्यादा। तो यदि हम इस ख्याल से देखें, इस दृष्टि से देखें, तो लगता है कि वास्तव में लोकसभा ज्यादा पावरफुल है। किंतु वर्तमान में आप सबको पता है कि 245 ही है और इसमें 545 ही है, ठीक है ना। किंतु इसकी स्ट्रेंथ कैपेसिटी के बारे में हमने स्पष्ट कर दिया है। अब क्या है कि मनी बिल कैनॉट यानी मनी बिल ओनली इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा। फिर यहां पावर लोकसभा का बढ़ जाता है, क्योंकि अन्य तमाम जो प्रपोजल होता है, बिल होते हैं, उस पर नियम बनाने का, बहस करने का पूरा का पूरा अधिकार दोनों ही सदनों को है, बराबर है। किंतु एकमात्र मनी बिल ऐसा है जिसमें केवल और केवल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि लोकसभा इज फाइनल अथॉरिटी टू पासिंग द मनी बिल, यानी लोकसभा जो है वह मनी बिल को पास करने के लिए अंतिम अथॉरिटी है, फाइनल अथॉरिटी है। और राज्यसभा में भी भेज दिया जाता है उस पर पास करने के लिए। मान लीजिए कि राज्यसभा पास नहीं किया, बहुमत के आधार पर नहीं किया, फिर भी वो पास मान लिया जाएगा। आज यदि राज्यसभा पास कर देता है तो उत्तम बात, नहीं भी यदि करे तो भी, चूंकि मनी बिल को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया, लोकसभा में पारित कर दिया गया है, नो राज्यसभा हैज नो कैपेसिटी टू इग्नोर इट। इट इज ऑलरेडी पास, इट इज अंडरस्टूड, ये ऑलरेडी क्लियर है, वो पास है, क्योंकि वो फाइनल अथॉरिटी राज्यसभा लोकसभा ही होता है। तो इस ख्याल से भी यदि आप देखें तो लगता है कि वास्तव में लोकसभा ज्यादा पॉपुलर है, ज्यादा पावरफुल है। चलिए, उसके बाद है इट हैज लेस पावर देन लोकसभा। ऑलरेडी यहां पर क्लियर कर दिया गया। क्यों भाई? क्योंकि फंक्शनिंग में, पावर इंप्लीमेंटेशन में मैक्सिमम मेंबर लोकसभा के ही होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में भी लोकसभा के ही होते हैं। वैसी स्थिति में क्या होता है कि अधिक पावर लोकसभा का ही है, राज्यसभा का नहीं है। फिर उसके बाद चूंकि ऑलमोस्ट ऑल मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पर नियंत्रण, कंट्रोल वो लोकसभा का ही होता है, क्योंकि सभी के सभी मेंबर लगभग लोकसभा के ही होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। इस ख्याल से भी इस पर कंट्रोलिंग कैपेसिटी राज्यसभा में नहीं रहती है, बल्कि ये पूरा का पूरा लोकसभा के ऊपर होता है। इस ख्याल से भी यदि देखें तो लोकसभा ज्यादा पावरफुल होता है। अब आप कहेंगे कि सर जी आप प्रारंभ में 2-3 ऐसे पॉइंट्स को गिनाया जिससे लगता था कि वास्तव में राज्यसभा ही ज्यादा पावरफुल है,
लेकिन अब तो लगातार उसके बाद कह रहे हैं नहीं लोकसभा ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ज्यादा पावरफुल है। तो मैंने दोनों ही बड़ी के पावर को स्पष्ट किया। अब एक और बात है, राज्यसभा का भी मेंबर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मेंबर हो सकता है। सरकार यदि चाहेगी या फिर यूं कहें कि प्राइम मिनिस्टर यदि चाहेंगे, तो बहुमत दल के नेता होते हैं, वो किसी व्यक्ति को भी, थर्ड पर्सन को भी, वो भारत का नागरिक हो और वो टर्म्स कंडीशन को पूरा कर सकता है, किसी भी व्यक्ति को मिनिस्टर बना सकते हैं। वो मेंबर यद्यपि नहीं भी है लोकसभा का तो भी, तो किंतु जब शपथ दिलाए जाते हैं ऐसे किसी व्यक्ति को मंत्री पद के लिए, तो यह कंडीशन है, शर्त है कि 6 महीना के अंदर में किसी स्थान विशेष से राज्यसभा का सदस्य बनाना आवश्यक होता है। यानी कहीं से स्टैंड करा करके उसको जिताना आवश्यक, अन्यथा वो इनवैलिड हो जाएगा। किंतु राज्यसभा के सदस्य भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में शामिल हो सकते हैं, किंतु इसकी संख्या नगण्य होती है, नहीं के बराबर। इसीलिए पूरे का पूरा कंट्रोलिंग कैपेसिटी लोकसभा पर ही होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर। फिर है राज्य से संबंधित विधान बनाने में राज्यसभा का ज्यादा पावर है। इसीलिए इस ख्याल से यदि देखें तो ज्यादा पावरफुल राज्यसभा होता है लोकसभा की अपेक्षा। याद रखेंगे, चूंकि जब लोकसभा का चुनाव होता है तो ये जन जन के बीच में इस प्रकार का की चर्चा और हलचल की स्थिति है, चहल पहल रहता है, लगता है उत्सव का माहौल हो गया है। खास करके आजकल नेताओं का जो चमक दमक और प्रचार प्रसार करने का जो तरीका होता है। किंतु राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है, चूंकि डायरेक्टली इसमें जनता इन्वॉल्व नहीं होती है, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के आधार के द्वारा उसमें चुनाव किया जाता है राज्यसभा के सदस्यों का। इस ख्याल से जब राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है तो जन सामान्य को, बहुत से लोगों को जानकारी भी नहीं होती कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होने जा रहा है। तो इस ख्याल से मोस्ट पॉपुलर लोकसभा ही होता है। तो इस तरह से दोनों का निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि दोनों का पावर वास्तव में अपने अपने क्षेत्र में बहुत ज्यादा है, किंतु जब ज्यादा पॉपुलैरिटी की बात है, जन समुदाय की बात होती है, उस स्थिति में लगता है कि काउंसिल ऑफ, ये जो लोअर हाउस है वो ज्यादा पावरफुल है। फिर आइए, मैंने पहले ही क्लियर किया है कि जब नियम विधान बनाए जाते हैं तो दोनों सदनों के बहुमत के आधार पर बनाए जाते हैं। कभी कभी यदि दोनों में से, मनी बिल को छोड़ करके, यदि दोनों सदनों में बहुमत नहीं मिला, किसी भी एक सदन में, मान लीजिए कि इसमें नहीं मिला उसमें मिल गया, तब क्या होगा? तो भी वह सामान्य बिल पारित नहीं हो सकता है। तब वैसी स्थिति में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है और संयुक्त अधिवेशन बुलाने के बाद फिर उस पर वोटिंग होती है, बहस होती है, फिर वोटिंग होता है और उसके बाद उसको पास कराया जाता है। अब नेचुरली लोकसभा चाह रहा है कि जो कि वो बिल पास हो, राज्यसभा चाह रहा है नहीं पास हो, तो ऐसी स्थिति में नियम तो बढ़ेगा नहीं, डिस्कस पर पहुंचना संभव नहीं है। तो क्या होता है कि वैसी स्थिति में क्या होता है कि दोनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा। क्योंकि इसकी संख्या 545 होती है, इसकी संख्या 245 होती है, तो उस आधार पर नेचुरली ये बाजी मार लेता है लोकसभा। तो ऐसी स्थिति में इसका पावर और भी बढ़ जाता है। तो इस तरह से निष्कर्ष के रूप में हम लोग कह सकते हैं सामान्यतः दोनों का पावर बराबर है, अधिकार बराबर है, किंतु निष्कर्षतः लगता है
विभिन्न पावर के अवलोकन के पश्चात लगता है कि जन समुदाय में, जन सामान्य में इसका प्रभाव कुछ अधिक पड़ जाता है। यही कारण है कि बहुत सारे लोगों के द्वारा आपको सुनने को मिलेगा कि इसका पावर ज्यादा है अपेक्षाकृत अपर हाउस के। लेकिन ये नहीं है कि इसका पावर भी बहुत कम है, दोनों का पावर अपने अपने क्षेत्रों में बराबर है। किंतु इन विभिन्न तथ्यों के अवलोकन के बाद निष्कर्ष के रूप में हम लोग मान सकते हैं कि चलो भाई ये सुपीरियर है, किंतु बहुत ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों के मन में कभी कभी ऐसा विचार आता रहता है, और 2-3 बच्चों ने तो मुझे प्रश्न भी कर दिया था, तो मुझे लगा कि इसको क्लियर करना चाहिए। आज की कक्षा में इतना ही, धन्यवाद।